प्रश्न है आपका कि सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। HCF आपको हल करते हुए चलना मेरे साथ में। HCF 91, HCF 91 और 21 है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 91, दूसरा आपको दिया है 21, तीसरा ऑप्शन दिया है 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 12। क्लियर। हम प्रश्नों को भी हल करेंगे और किस तरीके से वहां पे हल करना है इन चीजों को भी आपको देखना है कि कम समय में उन प्रश्नों को देखो। 91 अलग लिया और 21 को अलग लिया। क्या बात क्लियर। अब 21 अपन ने भाग लगाया 91 में, 7 एकम 7, 2 बज गया, 7 21 और ये 13 है, हो गया 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहां जो कॉमन आ रहा है वो 7 आ रहा है। कौन आ रहा है? 7। तो HCF पे क्या आ गया? 7। तो अब वहां पर ये हमारा जो आंसर रहेगा, राइट आंसर HCF 7। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिएगा कॉमन का मतलब ये होता है, देखिएगा 7 जैसे भाग लगा है, 7 एकम 7, 2 बज गया, 7 21 फिर 13 फिर 3 7 21 और ये 7 है ना, 3 7 21 7 एकम 7। कॉमन HCF का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिखा 91 को 7 गुणित 13 और जिसके बाद मैंने लिखा 21 है ना, ये 21 ही है ना। हाँ 21 है, 91 और 21 है। दूसरा 21 जो लिखा मैंने, 21 को लिखा मैंने 3 गुणित 7। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही इसका आंसर है 7। जबकि ऑप्शन में आपको नहीं दिया, देखिए 91 21 13 12। तो यहां आपका इसका बोनस अंक मिला होगा जब ये प्रश्न पूछा गया है। कभी जब मिसप्रिंट होता है कोई सा प्रश्न तो उसका आपको नंबर मिलेगा। अब देखो इसमें आंसर ही नहीं है क्या इसमें आंसर? तो आपको अलग से लिखना है कि इसका जो आंसर है वो आंसर है 7। क्या है इसका आंसर? दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कि समीकरण x + 2y + 5 दिया गया है। x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। ऑप्शन दिए हैं अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल, 2 हल। ठीक है, तो अब इसको बताइए। देखिएगा वहां पर आप जानते A1/A2, तो ये हो गया आपका 1/-3। देखो इस तरीके से लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे A1 = 1, B1 = 2, C1 = 5। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अनुसार लें। देखो यहां पर 2 है, यहां पर 6, तो 2/-6। ठीक, C1 C2 मतलब 5/1, मतलब आखिरी में आपका 1 है, बिल्कुल राइट, 5/1। ध्यान समझिएगा कि ये 1/3 माइनस का है। फिर यहां देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, -1/3। ऊपर या -1 बात ही, या तो ऊपर लगा हो या माइनस नीचे लगा हो, पर ये संख्या माइनस में हो जाती है, ये मान के यहां लगा सकते हैं आप बीच में। कहां लगा सकते हैं? ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5/1। 2 मिल रहे हैं, तीसरा नहीं मिल रहा है। तो निकाय का कौन सा हल होगा भैया? कौन सा हल? कोई हल नहीं। कौन सा? कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं और कोई हल नहीं। यदि यहां पर प्रतिबंध पूछता तो आपको क्या लिखना होता कि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मान लीजिए ये भी ना पूछता तो संगत है कि असंगत, तो आप लिखते असंगत। देखिए यहां हमने 3 ऑब्जेक्टिव किए। कितने तरीके से प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब आपने रट लिया कि सेम टू सेम आया तो समस्या। तो इसको इस तरीके से कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है, असंगत है कि कोई हल नहीं है कि इसका कथन क्या होगा। ठीक है, तो कथन पूछे तो आपको ये लिखना है, स्टेटमेंट क्या होगा, है ना। आपसे पूछे कि हल संगत है कि असंगत है तो आपको लिखना असंगत। आपसे पूछेंगे कि हल किस प्रकार का हुआ तो आपको लिखना है कोई हल नहीं। और एक और है, आपसे रेखा भी पूछ सकता है कि रेखा कौन सी होगी। तो रेखा जो होगी वो होगी समांतर रेखा। कौन सी होगी मेरे भैया? समांतर रेखा। ये पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। तो यहां पर ये 2 ऑब्जेक्टिव, मतलब यहां ऐसे ही HCF। अब यदि HCF का प्रश्न पूछा है तो HCF से संबंधित चैप्टर 1 निकालो और उससे संबंधित सब प्रश्नों को कर दो। क्लियर, खत्म हो गया। दूसरा, यदि आपको पता चल गया कि ये वाला है तो जो प्रश्नावली 3, जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें जो कथन पूछेंगे उस कथन को लो और बढ़िया तरीके से कर दो। क्लियर। अगला जो ऑब्जेक्टिव है नंबर 3 जो ऑब्जेक्टिव रहा आपका कि द्विघात बहुपद है ना, आपको दिया ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा। अब देखो
यहां से आपसे शून्यक पूछा है, ये चैप्टर नंबर 2 का है, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। शून्यक पूछा है तो शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है यही अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक है, तो आपका पूछा है योग क्या होगा, तो योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो संख्या चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की जगह सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी, आगे 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, कोई से भी समीकरण दे दे। पर आपसे पूछा है कि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, है ना भैया, और माइनस बी तो ये हो गया, और यहाँ ए तो ए की जगह पे ए है। अब देखो बी की जगह पे बी है और ए की जगह पे ए, ये यहाँ पे क्या है, ये जो बी है ना, ये क्या है, ये x का गुणांक है, क्या है ये, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हिंदी में भी दे सकते हो, ये क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है। और दूसरा यह मध्य पद है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हिंदी में भी दे दिया तो कंफ्यूजन हो चुका। मतलब उन चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत बारीकी से समझो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के कोई ठिकाने नहीं होते कि किस तरीके से वो पूछ लेता, वो तो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है पूरी चीजें, पर अपने तरीके से पूरी चीजें करते चलो। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हो चुका है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर कीजिए इसको 4x प्लस 4 का विविक्तिकर का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन। अब इसको तो पूरा हल करना पड़ेगा। अब वहां पे क्या करना, आप जानते 4 ऑप्शन दिए हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये है। अब यह सीधा मान, अब आप जानते ए का मान 1 है, ए का मान 1 और बी का मान -4, सी का मान 4। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हल करें। आपसे पूछा बी स्क्वायर मतलब -4 का वर्ग, 4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब 4। क्या बात क्लियर, देखो 4ac, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 का वर्ग 16। यहां पर ये माइनस है लेकिन घात है सब, इसलिए इसका आंसर प्लस आएगा। 16 हो गया और ये हो चुका 4 चुक 16, 16 में से 16 गए तो 0। कैसा होगा, डी की वैल्यू पूछी आपसे तो आंसर क्या होगा, विविक्तिकर 0 होगा। अब इस प्रश्न को आपको ऑप्शन दिए गए 4 2 0 1, तो आंसर 0। एक और पूछ सकता था यहां से कि विविक्तिकर किस प्रकार होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब नेचर, किस, तो वास्तविक व बराबर, क्या होगा ये, वास्तविक व बराबर या मूल बराबर, क्या लिख सकते हैं, या मूल बराबर। ठीक है, ये 2 तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे प्रकृति पूछेगा या आपसे प्रश्न पूछेगा। 5वां कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए वृत्त पर पूछा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। अब इस प्रश्न में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, खुशी से बावले होते हैं इस प्रश्न में। ऑप्शन दिया है आपको 1 2 3 4, मैंने पूछा वृत्त पर किसी बिंदु से, तो वृत्त ये है, किसी बिंदु मतलब ये ए है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 1। इस बिंदु से, जो इस बिंदु से होकर जाएगा, कितनी रेखा है, 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ध्यान पूर्वक पढ़ना इस प्रश्न को। सबसे ज्यादा आपसे पूछा वृत्त पर, पूछा मैंने वृत्त पर। दूसरी लाइन में पूछा वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो यहां आंसर आ जाता 2, क्योंकि यहां पर ये रेखा इस तरह, ये वृत्त का एक बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर आ जाएगा 2। कितना जाएगा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर आ चुका 2। मैंने कहा वृत्त पर ये बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु से कितनी रेखा, तो वृत्त पर है ये वृत्त, एक एक चीजों पर ध्यान रखें, और ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर है। तीसरा एक और है, वृत्त पर, एक वृत्त पर कितनी रेखा की जा सकती है, तो एक वृत्त पर अनेक रेखाएं, एक आपने बिंदु नहीं दिया है, एक वृत्त पर कितनी, तो यहां आंसर आ जाएगा अनंत। इन तीनों प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। क्या बात, चैप्टर नंबर 10 का है ये वृत्त वाला। ओके, अगला देखते हैं। आपसे पूछा बिंदु 0 5 और -5 के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र लगा दो। आपसे पूछा 0 5, ये 5वां प्रश्न है, 0 5 और -5 0 के बीच की दूरी, x2 - x1, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस है तो -5 प्लस 0 का वर्ग और 0 - 5 का वर्ग। क्लियर, इस तरीके से 5 का वर्ग अब सीधे 25 हो गया, प्लस 0 में 5 का माइनस का 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 25 50 हो गया, और 50 को क्या लिख सकते हैं आप,
25 दूनी 50, क्या लिख सकते हैं 25 दूनी 50, यहां भी गलती होगी देखो। अब 25 को मैं बाहर निकालूंगा तो 5 आ जाएगा, 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर है, तो 5√2 इसका राइट आंसर हो चुका। ये थे हमारे सही विकल्प। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, करके देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि ये आपको आते हैं नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कि HCF AB, क्या लिखा है HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू है। अब देखिएगा आपसे पूछा है, देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं 2 से 3 तरीके से पूछे जाते हैं, ये विशेष ध्यान रखें आप, है ना। देखिएगा ये पूछा HCF LCM क्या है, मतलब ये तो ये है आपका A और B है, ये पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब ये AB नहीं है, ये तो ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, मतलब HCF इसका मतलब है A और B का HCF इंटू A और B का LCM इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपको लिखना है, क्या होगा, ठीक है, नहीं पता चलेगा, ध्यानपूर्वक समझो, अब याद आ जाएगा आपको। LCM गुणित HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, चैप्टर नंबर 1 था, पहली संख्या गुणित दूसरी। अब यहां ध्यान समझो, यहां पहली संख्या को हमने A माना है और दूसरी संख्या को B। अब आपको समझ में आ चुका है कि HCF गुणित LCM इज इक्वल टू A गुणा B, ये आंसर है इसका। क्या बात क्लियर? जरूर नहीं सेम टू सेम छापा मिलेगा आपको कि पहली संख्या गुणित, या आप लिख सकते हैं A डॉट B, क्या लिख सकते हैं A डॉट B, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई सी भी संख्या जाए C D एनीथिंग कुछ भी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपको दे दे A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, क्या होगा, कुछ भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न, पहला ऑब्जेक्टिव था आपका। दूसरा ध्यान से देखिएगा, अगला दिया गया है आपको कि समीकरण x प्लस वाई, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 हो तब y का मान क्या होगा। ये तो सिंपल हो चुका। अब देखिएगा y का मान क्या होगा, जहां पर x है वहां पे 3 रख दी। इसका मतलब समझ पा रहा है कि इन दोनों का एक ऐसी संख्या है जो x और y को जोड़ दे तो 8 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 8 के बराबर हो। अब यहां पर x का मान 3 है, तो 3 में कितना और जोड़ दे कि 8 हो जाए 5, तो y का मान कितना हो गया 5। ये आंसर हो गया सीधा, क्लियर। दूसरा यूं भी आप मान रख के भी कर सकते कि x का मान 3 रखा, 3 प्लस y बराबर 8, y का मान चाहिए तो 8 प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का, 8 में से 3 गया तो 5, यही आंसर आया। क्लियर है? इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अब ये जो विलोपन विधि जिन्होंने की है, ये विलोपन के बीच का ही क्वेश्चन है। ये विलोपन में आपसे बीच में पूछा जाता है कि x का मान रखने पर y का मान रखने पर बीच में से प्रश्न पूछा गया है, करेक्ट। तीसरा है एक बहुपद जिसकी घात 3 हो वहां बहुपद कहलाता है, तो आंसर लिख देंगे त्रिघात। क्या लिख देंगे? त्रिघात बहुपद कहलाता है। तीसरे का राइट आंसर हो चुका, त्रिघात बहुपद कहलाता है। चौथा है आपका कि जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है कि यदि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तब nवा पद क्या होगा, तो इसका आंसर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र पूछा है सीधा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा, है ना, प्रत्येक वर्ग होते हैं या प्रत्येक संभव होते हैं, दोनों का आंसर समरूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समरूप। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव है आपका एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वहां रेखा कहलाती है, तो ये आंसर हो चुका छेदक रेखा। कौन सा हो चुका? छेदक रेखा। ये इस तरीके से क्लियर है, ठीक, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। आगे बात करते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो आप ये लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, ये सूत्र। अब रिक्त स्थान में तो ऐसा कोई था नहीं, केवल एक प्रश्न था जो हल करने का था, बाकी सीधा लिखने का था, तो यहां तो आपको टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? अब जोड़ी की बात करते हैं, सही जोड़ी, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है आपका। प्रश्न क्रमांक 3 सामने आपको लिखना, मैं एक तरफ का लिखूंगा केवल कि
कोसेक 90 माइनस थीटा, दूसरा है आपका कोस थीटा, तीसरा है आपका साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, चौथा है आपका कोस 0 डिग्री और पांचवा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। छठा है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर? ये जोड़ी अब पहले तो वो लिख दीजिए कि जो जो आपको आते हैं। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं वो ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं लिख देता हूँ इधर और कंप्लीट कीजिए। पहले तो आपको बिना देखे याद होना चाहिए जोड़ी, क्योंकि जोड़ी में एक गलत होता है, दो होता है, एक नहीं होता है। एक गलत करते दो होता है, क्योंकि उसके सामने कोई ना कोई तो उसमें मिलाओगे, तो दो गलत हुए, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 1 0 1 अपान सेक थीटा और कोसेक थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा के बाद है सेक थीटा, साइन थीटा के बाद है हाँ कोसेक हो चुका, साइन हो चुका, साइन के बाद हो चुका सेक थीटा और एक और है आपका नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा। एक एक्स्ट्रा दिया है, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है। क्लियर है? अब ध्यानपूर्वक देखो, पूरी त्रिकोणमिति में मैं आपको सूत्र का ही बोलता आया हूं शुरू से, ठीक है। ध्यान समझो। आप कोसेक यहां से देखिएगा, मैं 3 सूत्र बताए थे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में आप जानते हैं साइन का संबंध कोस से होता है। ध्यान समझ लो, ऐसे माइंड में कैप्चर होना चाहिए। साइन का संबंध कोस से होना चाहिए और टेन का कोट से होता है, टेन का कोट और बचा क्या कोसेक, कोसेक का रहेगा सेक। ये 3 ट्रिक हो गई। वर्ग है सर्वसमीका, वर्ग मतलब सर्वसमीका, इसमें आपका टेन का संबंध, टेन का संबंध सेक से है, टेन का संबंध सेक से है और साइन का संबंध कोस से है और कोट का संबंध कोसेक से है। ये हो चुकी सर्वसमीका। अपोजिट की बात करते विपरीत, किसकी बात करता हूं मैं? विपरीत। और विपरीत में क्या होगा कि साइन का संबंध कोसेक से है, साइन का संबंध कोसेक से है और कोस का संबंध सेक से है और टेन का संबंध कोट से है। ये हो चुका विपरीत। ये माइंड में कैप्चर हो जाने चाहिए। अब देखो, सबसे पहले कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक सर 90 माइनस थीटा, इधर आओ। कोसेक का संबंध किससे है? से। कोसेक का संबंध किससे? से। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो राइट आंसर आ चुका सेक थीटा। क्या आ चुका? सेक थीटा। या तो अब इसको सामने लिखना, आपको जोड़ी मत मिला देना यूं, तो इस तरीके से नहीं मिला भी दोगे तो कोई नंबर तो नहीं कटेगा, पर हो सकता है कि सामने लिखो आप तो राइट रहता है, ठीक है। दूसरा है आपका कोस थीटा। अपोजिट में जाइए, कोस थीटा, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। क्या होगा? 1 अपान सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 ही होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। क्या बात है क्लियर? कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। आगे बात करते 1 प्लस 10, वर्ग है सर्वसमीका। देखो 10 का संबंध सेक से है, 10 का संबंध, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो मात्र सेक थीटा आएगा। अब देखो यहाँ पे सेक है, ये साइन है, अब इसका क्या लिखे? देखिए रूट के अंदर ये जब बाहर आएगा तो सेक थीटा ही आएगा। क्या जाएगा? तो यहां पर देखते हैं कोस थीटा का और क्या लिख सकते हैं अपन? कोस थीटा का 1 अपान सेक लिख दिया, ठीक है। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 माइनस, हाँ बिल्कुल सही, 1 माइनस कोस का क्या आ चुका आपका? साइन थीटा। क्या आ चुका? साइन। तो 1 प्लस 10 की जो वैल्यू आंसर आएगी सेक है, तो ये जो वर्ग लगा है ना, तो ये वर्ग नहीं है, ये आपका मिसप्रिंट है। यहां पर आएगा सेक थीटा। क्या आएगा? क्योंकि रूट है, रूट से बाहर आएगा तो ये सेक आ जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली 4 क्या जाएगा? सेक थीटा। ये आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पूछा है कि यदि a बराबर बी क्यू है ना, तो क्या हो चुका? देखिएगा, तो यहां पर है बी ए का गुणनखंड है। क्या जाएगा? बी ए का गुणनखंड है। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो b है वो a का एक फैक्टर है। a बराबर बी क्यू का मतलब है कि ये जो b और b और q का गुणा करें तब जाके वो a के बराबर हो। किसके बराबर हो? a के बराबर हो। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि इस q का मान चाहिए हमें। ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत
ए यदि मुझे क्यू का मान चाहिए तो बी कहां जाएगा, बटे में, इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू। क्यू मतलब कोशेंट वगैरह भागफल कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू एक मान है ये मान सकते हैं। तो देखिएगा जो बी है, ये लिखा बी है, वो ए का गुणनखंड है, बी है ए का गुणनखंड है। इसका मतलब ये है यदि मैं 20/5 लिख रहा हूं, ध्यान समझना, 20/5 बराबर 4 सही है क्या ये, देखिएगा इसका मतलब है 5 चुक 20 बराबर 4 आएगा। तो यहां पर देखो 20 की जगह ए है और 5 की जगह बी है और 4 की जगह क्यू लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, क्यू। तो मैं यदि भाग लगाऊंगा 5 एकम 5, 5 चुक 20, तो गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो ये 5 है ना वो 20 का गुणनखंड है। क्या बात समझ में? गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग चला जाता है। देखिए 20 है तो 20 में किस किस का जाएगा, 1, फिर जिसके बाद 2 का, फिर 4 पंजे 20, 5 चुक 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, ये सभी संख्याएं 20 का गुणनखंड होती है। क्या होती है? ये सभी संख्याएं 20 का गुणनखंड होती है, यानी कि फैक्टर से, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो आपको चीजें समझ में नहीं तो सोचे कि ये क्या दे दिया, a बराबर बी क्यू के बीच में क्या संबंध है। तो ये जो b है, ये जो b है ये बटे में जाएगा तो a बटा b आ जाएगा। फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि b a का गुणनखंड है, मतलब a एक मुख्य संख्या है जिसमें हम b का भाग लगा रहे हैं, b का। जैसे देखो अब देखो ये 5 क्या 20 का गुणनखंड है, तो आप लिखेंगे यस। 10 क्या है गुणनखंड है, यस। जिस संख्या का इस संख्या में भाग जाएगा वो संख्या इस संख्या का गुणनखंड होगी। क्लियर हो चुका? तो ये प्रश्न आपको ध्यान अच्छे समझ में आया। पहला प्रश्न क्या लिखना है इसमें कि बी ए का गुणनखंड है, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यहां से कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगला दूसरा आपको दिया गया है कि ए एक्स ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। आपसे द्विघात समीकरण आपसे पूछा है, तो द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है यदि ए बी सी के बारे में दिया है और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कब होता है कि जब द्विघात समीकरण हो, और द्विघात समीकरण उसे कहेंगे जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। या बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं आप, एक बहुपद है और उसके सामने 0 लगा दे, द्विघात बन जाता है। तो यहां देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या बन गया, 0। मैंने क्या कहा, द्विघात समीकरण। क्या कहा है आपसे, तब द्विघात समीकरण किस रूप में, समीकरण है तो बराबर लग गया। उनने ये भी कहा देखो ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, ए बी सी वास्तविक है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक्स के साथ में ए ही आएगा। समझ में आया? तो आपका आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज प्रमेय। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो कौन कौन नहीं जानता है इसको, पीजी प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पूरा लिखना, आपको पीजी नहीं लिखना, पाइथागोरस प्रमेय लिखना है समकोण त्रिभुज में। आगे आपसे पूछा मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी, मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो ये तो जानते हैं मूल बिंदु है तो 0 0 पर होते हैं, 0 0 और एक्स वाई, तो वही एक्स माइनस 0 का वर्ग वाई माइनस 0 का वर्ग, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो चुका। मूल बिंदु मतलब 0 0 पूछा है, आपसे एक्स अक्ष से भी पूछ सकता है या वाई अक्ष से पूछ सकता है, तो ये मूल बिंदु का 0 0 होता है, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x माइनस 0 मतलब x का वर्ग हो गया, y माइनस 0 मतलब y का वर्ग हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है, बहुलक किसे कहेंगे, जिस वर्ग में मतलब जिसकी अधिक बारंबारता होती है वो बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। ध्यान समझना, एक असंभव घटना की प्रायिकता, जैसे मैंने पूछा एक सिक्के को उछाला जाता है, एक साथ हेड और टेल आने की प्रायिकता असंभव घटना है, क्योंकि हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता, तो 0 आ गया इसका। ओके, आगे पीई प्लस पीई का मान क्या होगा, 1। देखिए पीई और प्लस पीई नॉट मतलब पीई और पीई नॉट मतलब होने की घटना और ना होने की घटना का मान कितना होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर 1 हो चुका। ये आपके थे, आपके कंप्लीट जिनके जो एक वाक्य में थे। अगला सत्य सत्य के बारे में पूछा है आपसे, तो वो भी आप कर पाएंगे। चलिए लिख देते। देखो अब x माइनस 1 में x का मान 0 और 1 है, ध्यान समझना। अब
अपन जब द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में जब ऐसा मानना जाता है, ऐसे मान के बाद हम क्या करते हैं, इनका हल करते हैं, या तो x के बराबर 0 या तो x के बराबर 0, ठीक, क्योंकि इसके बराबर 0 और एक x माइनस 1 के बराबर 0, x माइनस 1 के बराबर अपन रखेंगे 0, तो माइनस का 1 इधर गया तो काय का हो चुका, प्लस का 1। तो आपका आंसर क्या क्या आ चुका है, आपका आंसर आया कि 0 और 1, तो x का मान 0 और 1 है, तो ये हो चुका आपका सत्य। क्या हो चुका, सत्य हो चुका है, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। सत्य क्यों है तो ये याद भी होना चाहिए। दूसरा देखिएगा कैसे, मैंने आपको एक और बताया था कि एक प्रश्न था आपका ये वाला, यू स्क्वायर माइनस कुछ था 8 या 4, यू स्क्वायर माइनस 4 या कुछ मान लीजिए 2u प्लस 8 ऐसा कुछ मान लीजिए, 2u प्लस 4 ऐसा कुछ था आपका, या मान लीजिए ये लिया मैंने 2u प्लस 2, ये देख लेते हैं, है ना, ये देख लो, ये है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये आपका क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पे मैं x ले लेता हूं, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 8x, आपको अब समझ आएगा। देख अब यहाँ पर 4 मैंने कॉमन लिया और x लिया, 4x कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो देखिएगा 4x में तो 4 एकम 4, ये आपका 1 4 दूनी 8, अब बराबर 0 रखना, अपने को शून्यांक निकालने रहते हैं। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया सॉरी, तो यहाँ पर 0 लग दिया, ठीक, रेखिक हो या द्विघात हो। अब या तो 4x के बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0, 4x के बराबर 0 रहा तो 4 बटे में गया तो 0 आ गया, तो x का मान कितना आया 0, x प्लस 2 के बराबर 0, प्लस का 2 इधर गया तो काय का हो गया मान, ये 2 मान देख ले। सेम प्रोसेस आपको यहां पर दी है, x माइनस, तो x के बराबर 0 और x माइनस 1 के, ये बीच में से टुकड़े में से दिए, मतलब यहां से निकाल के दे दिया सीधा आपको। तो कोई सा भी दे सकते हैं ऐसा प्रश्न आपको कि सीधे जो शून्यांक है शून्यांक के बीच में से आपको दे दे, तो आपका आंसर कितना आ चुका, 0 और 1, राइट है, यस। चलिएगा आगे देखते, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या माइनस, अब देखिएगा 10वां पद का मतलब हुआ a प्लस 9d, आपको शुरुआत यहां से करनी है, a प्लस 9d, ठीक है, 10वां पद। अब a का मान आप जानते ये है a, ठीक है, और d का मान क्या है, देखो घटते क्रम में है, पहले तो देखना श्रेणी घटते क्रम में बढ़ते, घटते क्रम 10 7 4, 3 कम हो रहा है, मतलब डी का जो मान है वो माइनस का 3 है, 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। आपसे पूछा 10वां पद माइनस 17, ए का मान कितना हो चुका 10 प्लस 9 इंटू डी का मान माइनस 3, तो 10 प्लस 9 तिया 27 में से प्लस का 10 गया तो माइनस का 17 आया, अर्थात ये राइट आंसर है, ये भी सत्य हुआ। क्या बात क्लियर है? इस तरीके से आपको हल करके बताना। अब देखिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना समय लग रहा है, क्वेश्चन के बराबर लग रहा है, इसलिए टाइम को मेंशन करके चलो। कोई सा भी पेपर उठाओ, क्या उसको आप यहाँ पर घर पे 2 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि वहाँ 2.5 घंटे में चाहते तो यहाँ 2 घंटे में होना चाहिए, वहाँ 3 घंटे में कर रहा हो तो यहाँ 2.5 घंटे, क्योंकि आधा घंटा वहाँ ज़्यादा ही लगेगा। क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रेशर इतना होता है ना बोर्ड का। पेपर देख के कई 2-4 प्रश्न पे ऐसे भी ध्यान चला गया, जो आते ही नहीं थे तो पूरे गायब हो जाते, ब्लैंक हो जाता दिमाग। कैसा हो जाता है? जो यहाँ नहीं याद था चलो किताब में से देख लेंगे, ऐसा रहता है ना। तो वहाँ पे प्रेशर अलग ही होता है, आपका नहीं, सभी हिंदुस्तान का प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो या एनीथिंग कोई भी हो जो कॉपी चेक करने वाला, उसकी भी हालत उस समय ऐसी थी जब वो परीक्षा 10वीं में था। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि अपने साथ ही क्यों हो रहा है, सर के साथ तो हो ही नहीं रहा है। सर जब परीक्षा देते सर के साथ भी था, ऐसा है ना, सभी के साथ होता है, हिंदुस्तान के सभी प्राणियों के साथ, भले वो बत्ती दे रहे हैं अभी, पर उनके साथ भी समस्या रहती है। ठीक, आगे देखते हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ध्यान रखना, जो सर्वांग सम यदि हो देता या बोल देता है कि सर्वांग सम त्रिभुज है, कोई से भी सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है। इनका जो क्षेत्रफल होता है वो आनुपातिक होता है। क्या होता है? आनुपातिक। तो ये आंसर हो चुका असत्य। क्या हो चुका? असत्य। ध्यान समझना है, सर्वांग सम किसे कहेंगे कि जिनके रूप आकार माप सब कुछ बराबर हो, वो सर्वांग सम कहलाते हैं, नवीं में पढ़ा। और समरूप किसे कहेंगे कि जिनकी भुजाएं संगत भुजा, मतलब एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की आनुपातिक होती है और कोण होते हैं बराबर। कैसे होते हैं? अब यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आनुपातिक होंगे, बराबर नहीं होंगे। आपको थ्योरम भी याद करा देता हूं कि दो समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात बोलते बराबर नहीं है, 2 समरूप
त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है मेरे भैया? 1/3 पाई स्क्वायर इंच। ये किसका है? ये है बेलन का। किसका है भैया? बेलन का। पर आपको काय का चाहिए? शंकु का। तो ये हो चुका असत्य। क्या हो चुका? असत्य। ठीक है, ऐसा कट का निशान नहीं लगाना है, असत्य लिखना है। ठीक है, ये पहले लगाते थे 5वीं 6वीं में। ठीक, आगे देखें। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई क्यूब होता है। ये 4/3 है। ये हो चुका असत्य। क्या हो चुका? असत्य। और 3 माध्यिका बराबर बहुलक, ये है सत्य। क्या है आपका? हाँ, ये प्रश्न बहुत तरीके से घुमा के आता है कि 3 गुणित माध्यिका बराबर बहुलक प्लस, कभी कभी सीधा बहुलक का दे देता है। तो देखो इसको 3 तरीके से लिख लेते हैं अपन। ये प्रश्न आपका 2 से 3 तरीके से आता है। आपसे पूछा है कि 3 गुणित माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये लिखा है 2 गुणित माध्य, मतलब इसका गुणा है इसके बीच में। कभी कभी वो सीधा बहुलक का सूत्र पूछते हैं तो प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का। 3 गुणित माध्यिका बराबर माइनस 2 गुणित माध्य बराबर बहुलक। ये नया सूत्र बन गया। ये भी लिख लो आप, ये भी सत्य, नहीं तो आप इसको बोल दो कि ऐसा तो लिखा है नहीं तो सर असत्य है। ये बहुलक का मान आएगा तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको रट लो, 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य बराबर बहुलक। ठीक है, 3 गुणित माध्यिका। अब देखो कैसे याद रखेंगे, कितना शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं अभी, याद कैसे करना है। देखो माध्यिका कितने अक्षर है? 1 2 3। अब ये मत कहता ना 3.5। ठीक है, 3 मान लीजिए तो 3 का, अब ये भूल जाते हैं कि 2 का किस में गुणा करना है और 3 का किस में गुणा करना है। तो मैं मतलब याद कैसे किया इसको देख लीजिएगा। माध्यिका में 3 अक्षर है, 1 2 3, तो 3 का गुणा कर दिया। माध्य में ढाई है पर आप कैसे रखेंगे? 2 है। ये कितने हैं? 2। तो किसका गुणा हो गया? 2 का। तो बड़े में से घटता है कि छोटे में से? बड़े में से घटता है, तो 3 में से 2 घटेगा, सही रहेगा। 2 में से 3 थोड़ी घटेगा। तो 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 गुणित माध्य बराबर बहुलक। क्या जाएगा? बहुलक। ऐसे अब एक सूत्र आप कोई सा भी रख लो, या तो इसको याद कर लो या इसको कर लो, किसी एक को कर लो और फिर इधर उधर पहुंचाते रहो। मान लीजिए कि यहां पर आपसे किसके बारे में पूछे? माध्य के बारे में पूछे, तो क्या जाएगा? 3 गुणित माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 2 गुणित माध्य। अब माध्यिका पूछेंगे, 2 कहां जाएगा? बटे में। तो ये 2 को मैं लेके आ जाऊंगा। ये भी सत्य है, ये भी क्या है? सत्य है। नहीं तो अब पता चलेगा और बाप रे ऐसा तो देखा ही नहीं था सर। तो ये भी माध्यिका सही है। क्या है ये? इनका जो गुणे वाली संख्या बटे में चली गई। तो ये 3 तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इंडिविजुअल इस प्रश्नों को मैंने कराया है। क्या बात क्लियर है? तो ये क्या आपको समझ में आ गए? 5